नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, मैं हूं नितेश और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज। हम इसका परिचय ऑलरेडी कर चुके हैं 2 पार्ट्स में, तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देखिए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, आप पहले उस परिचय को देखिए, उसके बाद इसको आप देखिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर। ठीक है, तो संख्या पद्धति हमने इसके बारे में पढ़ा था, संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है। नहीं पढ़ा तो आप जाइए पहले उस वीडियो को देखिए, तब आप इस लेक्चर को देखिए। ठीक है ना। तो पहले परिचय देखिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। क्या बात है ना। अब तो स्टार्ट होने वाला है पहला चैप्टर। तो देखिए, संख्या पद्धति में आज हम एक्सरसाइज 1.1 खत्म करेंगे और हो सकता है 1.2 भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो संख्या के बारे में हमने पढ़ लिया था। संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बोलिए क्या पढ़ा था हमने संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, सब पढ़ा था ना। संख्याओं के बारे में पढ़े थे ना। एक वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा गया था ना। जो वास्तविक संख्या होती है उसके बारे में हम पढ़ा थे ना, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं हमने बताया था कि 2 तरह की हो जाती थी आपकी, एक तो बिना दशमलव वाली, एक दशमलव वाली। तो बिना दशमलव वाली तो आपको अच्छी तरह से पता है, भाज्य अभाज्य है ना, प्राकृतिक संख्याएं सब बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप कहोगे कि 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 5 6 ऐसे जाती है। और हम बात कर लेते हैं अगर पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या आपकी 0 भी इसमें इंक्लूड हो जाती थी, 1 2 3 ये सब की सब हमारी क्या होती थी, पूर्ण संख्याएं। अगर हम बात कर लें तो पूर्णांक की, तो पूर्णांक वे होते थे, पूर्णांक क्या होते थे, पूर्णांक होते थे जैसे कि हम कह लेते हैं कि जिसमें माइनस वाले भी नंबर होते थे, प्लस वाले भी। और 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इधर आपका -1 -2, ये भी आपके क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते थे। नहीं, यही तो आपके पूर्णांक होते थे। तो आपको अच्छे से पता होगा अभाज्य संख्याएं क्या होती थी। तो अभाज्य संख्याओं को भी बता चुका हूँ काफी अच्छे तरीके से। अभाज्य संख्याएं वो होती थी जो कि 1 से कटती थी, या तो फिर वो अपनी स्वयं से कटती थी, इसके अलावा किसी से नहीं, उसके 2 खंड से ज्यादा नहीं खंड होते थे। ठीक है, तो वो होती थी अभाज्य। भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती थी, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती थी। और इसी को हम विशेष नंबर कहते थे, स्पेशल नंबर। क्या कहते थे इसी को, यही हमारा विशेष नंबर होता है, क्योंकि यही 2 एक ऐसा नंबर है जो कि सम होने के बावजूद अभाज्य होता है। बाकी के जितने भी आपको मिलेंगे अभाज्य संख्याएं सब विषम संख्याएं होती हैं, कोई भी उठाओगे, समझ लो। तो जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सब की सब विषम होती हैं। बस 2 एक ऐसा है जो कि सम अभाज्य संख्या होता है। अगर हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्याओं की, तो भाज्य संख्याएं जो हमारी चलती थी, तो भाज्य संख्याएं हमारी 4 से स्टार्ट होती थी, फिर उसके बाद 4, फिर 6 होता था, है ना। क्योंकि हम जानते हैं भाज्य संख्याएं वो होती थी जिसके कम से कम 3 कम से कम खंड होने चाहिए, 3 खंड बनेगा तभी वो होगा। अगर हम 4 की बात करते हैं तो देखो ना, 4 जो होता है वो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और खुद अपनी टेबल से भी कटता है। तो ये हमारे होते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है ना। और सब कुछ बता चुका हूं, आप वीडियो को देखिएगा पहले, आप इंट्रोडक्शन का तो इसको देखिएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहले एक्सरसाइज को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं। संख्या पद्धति देखिए, लाइन पे कैसे सब बता चुका हूँ। संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अपरिमेय संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करते, सब इंट्रोडक्शन देख लोगे ना, तो ये जब चुटकियों में करते रहोगे अपने से, बिना मेरे किसी हेल्प के। समझ रहे हो। आते हैं हम पहले एक्सरसाइज पर। अच्छा, ये यहाँ पर उदाहरण भी है, आप देख सकते हो, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण अपने उत्तर, अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखो, जैसा पहला कह रहा है कि जितने भी प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो क्या जितने भी हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सबकी सब प्राकृतिक या प्राकृत कह लो, दोनों बात बराबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारी पूर्णांक होते हैं क्या वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन इससे पहले प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्रत्यक्ष संख्या होती है। तो हम बात कर लें पूर्ण संख्या, तो बताओ जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती थी,
तो पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 4, यही होती थी हमारी पूर्ण संख्या। कहते हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है बताओ, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या इसी को प्राकृतिक बोलते हैं, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। तो बताओ ये सब की सब हमारी क्या प्राकृतिक संख्या है। तो कहता है जितने भी पूर्ण संख्या होती है ना, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो जितने भी पूर्ण संख्या होती है क्या वो प्राकृतिक होती है? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये 0 जो होता है क्या ये प्राकृतिक होता है? क्या नहीं होता है। देखो ना 0 कहाँ इसमें आ रहा है, सिर्फ ये सब आ रहे हैं लेकिन ये 0 नहीं आ रहे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण आएंगी, क्योंकि देखो ये सब इसमें आ रहे हैं, लेकिन जितने भी पूर्ण होती हैं वो प्राकृतिक नहीं होती हैं, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है क्योंकि 0 इसमें नहीं आ रहा। तो पहला तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अच्छा दूसरा भी देख लेते हैं। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कहता है जितने भी पूर्णांक होते हैं तो देखो ये पूर्णांक, अच्छा पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक क्या होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इधर हमारे माइनस वाले भी पूर्णांक ही तो होते हैं, बता चुका था, है ना। तो ये बताओ ये क्या प्राकृतिक संख्या जो ये सब के सब हमारी परिमेय संख्या नहीं होती हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हम इसके अपान में देखो 1 लगा सकते हैं, क्योंकि सबको देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इनके अपान में क्या है? 0 नहीं है। तो ये सब का सब हमारा प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब प्राकृतिक संख्या जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सब परिमेय संख्या होती हैं। तो ये सही बात है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। कहते जितने भी हमारे परिमेय संख्या होती है क्या वो पूर्णांक हो सकता है? बताओ जितने भी हमारे परिमेय संख्याएं होती हैं क्या वो पूर्णांक होते हैं? तो देखो परिमेय संख्याएं, हम ये सब परिमेय संख्याएं हैं, और कहता है जितने भी पूर्णांक होते हैं पूरे पूरे जो अंक होते हैं क्या वो परिमेय संख्या होगा? तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। तो ये कोई जरूरी है क्या? बताओ क्या ये कोई पूरा जरूरी है कि जितने भी हमारे प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्णांक हो? तो जरूरी थोड़े है कि वो पूरा अंक जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। देखो परिमेय संख्या क्या होती हैं? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम परिमेय संख्या की बात करते हैं जैसे हमने लिख दिया 2/5, 6/7, 1/8, ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन मैं अगर इसको डिवाइड करना चाहता हूं इसमें तो कितना आएगा? ये 0.54 जा 20, यानी कि 0.4 आया। तो बताओ ये 0.4 क्या पूर्णांक में आ रहा है? क्या नहीं आ रहा। कहाँ आ रहा है? आप देख सकते हैं ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन मैं इसी का तो रूप ये लिख दिया डेसिमल में। तो क्या ये पूरा अंक होगा? क्या 0.4 कोई पूरा अंक है? क्या ये 0.44 पूरा अंक नहीं, क्योंकि इस तरह के नंबर जो होते हैं वही पूर्णांक होते हैं। तो इसका मतलब हमारा तीसरा वाला क्या हो जाएगा? वो असत्य हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताओ, है ना, कितना आसानी समझ लिया। क्योंकि परिमेय संख्या जरूरी थोड़ा है कि जितने भी परिमेय संख्या होती हैं वो सब पूर्णांक होती होंगी। देखो ना अभी हमने एग्जांपल ले लिया और आपको दिखा दिया कि 0.4 आया है, 0.4 ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या सिर्फ इस रूप में होती है, 0 1 2 3 या फिर माइनस में हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसको देख लिया, उदाहरण था। करिए तो उदाहरण था। हम आते हैं एक्सरसाइज पे पहले एक्सरसाइज पे आते हैं। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के चैप्टर को। अब तो स्टार्ट कर देंगे हम चैप्टर जिसका नाम है प्रश्नावली 1.1। बहुत छोटा चैप्टर है, सिर्फ मुस्कान अभी से आ गई। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। देखो इसने कहा क्या 0 जो होता है वो एक परिमेय संख्या है। फिर उसने कहा क्या आप इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? अगर हाँ तो उसको बताओ कैसे लिखते हैं। तो देखो क्या 0 एक परिमेय संख्या है? पहले तो जवाब यहीं तक बताना है। तो 0 क्या एक परिमेय संख्या नहीं है? बताओ। तो 0 जो होता है वो साफ साफ है कि एक परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसके अपान में हम 1 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या वही होती है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर p और q दोनों हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो आंसर हो जाएगा कि हाँ हम 0 एक परिमेय संख्या
है। फिर कहता है क्या इसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, तो बिल्कुल देखो हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में ही तो लिख कर दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब पहले का हमने आंसर कर लिया, बस इसे ही आपको एग्जांपल दिखा के बताना है, पहले लिखेंगे हाँ, फिर उसके बाद एग्जांपल आपको दिखा देना है ऐसे, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय, इसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा मैं हटा देता हूं, सारे क्वेश्चंस को, ठीक है, मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा, अभी फिर मैं इसको वापस से देखो इस क्वेश्चन को ध्यान, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, एक और हटा देते हैं यहाँ पे, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच निकालना, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, 3 इक्वल टू, और यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वल टू। मैंने बताया था ना कि ऐसे क्वेश्चन में उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ तो सेम है ही, क्योंकि मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इसका जो अपान 1 है ना, इसको बड़ा नंबर बनाएंगे तभी तो इनके बीच परिमेय संख्या मिल सकती है। मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो हम इसका डिनोमिनेटर को बड़ा सा बना दो, कितना भी बड़ा बना दो, बस उनके बीच हमको 6 मिल जाए, क्योंकि अभी तो 3 और 4 के बीच मिलना मुमकिन नहीं है, देखो साफ साफ दिख रहा है। तो हम इसमें इसके डिनोमिनेटर को बड़ा बना देते हैं, क्योंकि हम उसके जो हर होता है उसको जितना बड़ा बनाते जाएंगे उतनी ही उसके बीच परिमेय संख्या मिलती जाएंगी। जैसे अभी देखो इसका हर जो है 1 है, तो अभी इसके बीच में नहीं मिल पा रही, लेकिन जैसे मैं इसको 10 बनाना चाहता हूं, तो 10 बनाओगे तो इसका मतलब मुझे इसको 3 इंटू 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करना पड़ेगा, और 1 गुणते नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 10 तिया का 30 होता है, और नीचे 10 से कम 10, यहाँ पर भी 4 इंटू 10 करना पड़ेगा, और अपान में 1 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास 40 और नीचे हो जाएगा 10। तो अब साफ साफ दिख रहा है 30 से 40 तक आने में हमको मिल जाएंगे 6 आराम से। तो यहाँ पर लिखेंगे सीधा सीधा 3 और बीच की 6 परिमेय संख्याएं इक्वल टू, इनके बीच की लिख दो कौन कौन सी है, तो 31/4 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 32/10, फिर 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 भी लिख सकते हो, हाँ, 37/10 लिख दो, और भी जितने पूछ रहा है उतना लिख दो। कितना पूछ रहा था, 6, 6 बताना था, तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसको हटाना हटा सकते हो या लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 6 पूछा तो हम इसको हटा ही देते हैं, ये नहीं है, ठीक है, बस हो गया ना 6, सिंपल है ना, कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको ये ध्यान देना इनका जो हर है वो सेम बनाना पड़ेगा। अगर सपोज करो यहाँ पे हर सेम नहीं होता तो पहले हम उसको सेम बनाते, कैसे बताया था, जैसे मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि 2/5 है और 1/3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करते तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, और इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें करवा देते तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। अब देखो फिर से वही चीज हो गया, नीचे सेम हो गया। अब ऊपर अगर नहीं मिल पा रहे हैं 6 7, तो हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को और बड़ा बनाते जाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिनोमिनेटर अब सेम ही रहेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन उसने यहाँ पर हर को तो सेम दिया था, इसलिए हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा और हमने बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, है ना प्यारा सा क्वेश्चन। तो चलते हैं इसी के साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो हम इसको हटाते हैं फटाक से पूरा। अब इसको आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऊपर, आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन, अब देखो हम तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। कितनी परिमेय संख्याएं बतानी है, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो ये भी तो आसान है, क्योंकि इसमें भी उसने हर क्या कर दिया है, सेम दे दिया है। तो जब हर सेम होता है तो हमें कुछ ज्यादा गुणा भाग नहीं करना पड़ता है। तो क्या करना है, इसको मैं फिर से थोड़ा सा सफा कर देता हूं, ताकि थोड़ा सा मुझे जगह हो जाए, मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, इसको भी हमको सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर हम डालते हैं सॉल्व। अच्छा ये सॉल्व वगैरह डाल दिया करो अगर मैं भूल जाऊँ तो, ठीक है ना, क्योंकि अब इतना समझदार हो। देखो 3/4, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बतानी है, 5 परिमेय संख्या। तो हम पहले लेंगे यहाँ पर 3/5, 3/5 लेते हैं, 3/5 लेते हैं पहली संख्या। तो अगर हम 3/5 की बात करते हैं और दूसरी हमारे यहाँ पर दिया था 4/5, तो वही काम करना है बच्चों कि यहाँ पर अभी तो 3 और 4 के बीच नहीं मिल पा रही हैं, कहाँ मिल पा रही हैं, तो हम इसके हर को बड़ा बना देते हैं। अब यहाँ पर देखो हर तुम्हारे दोस्त का जो आंसर आएगा कुछ और आएगा, किसी और को कुछ और आएगा। यहाँ पर क्योंकि हमने बताया ना कि इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, वो कुछ और लिया है हर, तो कुछ और आंसर आएगा। आप कुछ और हर बनाएंगे तो कुछ और आएगा, यानी आंसर दोनों का सेम रहेगा। तो हम यहाँ पर देखो ध्यान से, हम 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, बड़ा नंबर करवाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। छोटा करवा दिए, पता लगा अरे मिल ही नहीं पा रहे हैं 5, तो फिर से करवाओ, थोड़ा बड़ा नंबर करवाओ, 10 से करवा दो, आसान भी रहता है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 × 10/5 × 10 इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे तो 4 × 10 होगा और अपान में भी 5 × 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10 × 30 हो जाता है और यहाँ पर 5 × 50 हो जाता है, यहाँ पर 40 हो जाएगा और नीचे 10×5 50 हो जाएगा। बताओ सेम है ना। अब देखो कितना आसान हो गया। अब हमें 30/40 से 40/40 50 तक आएंगे, 30/50 से 40/50 तक तो नहीं मिल पाएंगे इसके बीच में। तो देखो साफ साफ दिख रहा है इनके बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। अतः लिख सकते हो, अतः 3/5 और 4/5 की 5 परिमेय संख्याएं इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी, 31/4, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, उसके बाद 35/50 हो गया। 1 2 3 4 5 ही पूछा था तो हो गया आंसर, हो गया है ना। कितना प्यारा सा क्वेश्चन। तो आप इसे देखिए, अच्छे से देख लो, जहां नहीं समझ में आ रहा तो वहां पर आप अच्छे से पूछ सकते हो क्वेश्चन को। बताइए, आप देख लिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ना, हमने कितने आसानी से कर लिया। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस आपको साथ देना है। कितना आसान था ना। अच्छा यहाँ पर मैं जो मैं कह रहा था अभी आपको कि इसका जो हर है वो कभी कभी अलग भी हो सकता है, तो हम अलग करके देख लें क्या क्वेश्चन यहीं पर। तो इसको जो है हटा देता हूं, उसका इसको नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूं, आपको दिखाता हूं जरा। इसका हर जो है, अगर वो हर जो है अगर हम अलग कर दें कुछ, तब क्या होगा। इसके हर को, ये क्वेश्चन है ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि जब इसका हर अलग अलग दे देगा तब क्या करेंगे। क्योंकि काफी लोग सोच रहे होंगे अरे बता भर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं कैसे करना है। तो चलो देख लो। चलो हम सपोज करते हैं एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ये ले लिया, में आ जाएगा। हमने कह दिया कि हमारे पास है 7/5 और एक दिया है 2/3, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तो देखो इसका हर नहीं सेम है जैसे इसमें था, तो पहले इसको हर को सेम करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको पहले लिखेंगे 7/5, 7/5 मैंने बताया था, और दूसरा हमारे पास क्या था 2/3, 2/3। अब आपको ये देखना है कि इसका जो हर होगा उसका इन दोनों के साथ करवा दो, यानी 3 से इन दोनों में और 5 से इन दोनों में, तभी हर सेम हो सकता है। तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई करना, यानी कि 7 × 3 लिख सकते हैं, और अपान में 5 × 3 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा, तो इसमें हमको 2 × कितना करना पड़ेगा 5 से, तो 5 और अपान में 3 × 5, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारा 7 3 जो 21 ये वाला, और अपान में 15, और ये कितना आ जाएगा 5 2 10 बटे 5 3 15, ये हो गया। देखो तो इस तरह से देखो अब हमने हर को सेम कर लिया,
जब हर सेम हो गया तो 21 और 10 के बीच कितने हैं, तो यहाँ से वापस चले जाओ या 10 से 11 तक चले जाओ। 10 से 11/15, 12/15 है ना, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, ये सब क्या है, यही तो हमारे सब क्या है, परिमेय संख्याएं हो गई। तो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हाँ, हो सकता था इनके बीच ना मिलते, हमने ये चीज किया था, डिनोमिनेटर को सेम किया, हर को सेम बनाया, बराबर किया, उसके बावजूद अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर नहीं मिल पा रहे थे, एक या दो ही मिलते, हमको 5 चाहिए थे, तो उस सिचुएशन में हमें फिर से इसको बड़ा नंबर बनाते। जैसा देखो यहाँ पर मान चलो कि यहाँ पर नहीं मिल रहा हमको बराबर, इसके बीच के नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हम इसमें क्या करवाते, 10 से करवा दो या 4 से करवा देते, तो यहाँ पर 15 चौके 60 हो जाता नीचे, और ऊपर भी हमें 4 से करवाना पड़ता, तो 21 चौक 84 ऐसे बन जाता। तो कहीं ना कहीं मिल ही जाते, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन चलते रहते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया अभी, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, समझ में आ गया होगा काफी बेस्ट तरीके से, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन है, चेहरे पे मुस्कुरान हो गई अभी से। चलिए चौथा क्वेश्चन है, सत्य और असत्य, इसमें से हमको सिर्फ बताना है क्या सत्य है क्या असत्य है। देखो कहता नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, सत्य है या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। सत्य है या फिर असत्य है, हमें वो चीज हमें बताना है, वो चीज हमें बताना है कि क्या है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, सत्य या असत्य बताना है हमको। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। अगला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, या फिर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। 3 क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है। तो कहता है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अगर हाँ तो बताओ, नहीं है तो भी बताओ। तो देखो कह रहा है ना प्राकृत संख्या, तो हमें पहले प्राकृत संख्या पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। कई बार बता चुका हूं कि 1 2 3 4 5 जो ऐसे चलते रहते हैं नंबर, यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे प्राकृत संख्याएं होती हैं। और हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से चलती है, 0 1 2 3 4 ऐसे आता है। तो उसने कहा जितने भी प्राकृत संख्याएं होती हैं ये सब प्राकृत संख्या हैं, ये सब की सब कहते हैं पूर्ण संख्या होती है। तो देखो ना यहाँ पर आ नहीं रहा, तो बिल्कुल सही बात है, यानी जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती है सब पूर्ण संख्या होती है, लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्योंकि 0 जो होता है इसमें नहीं होता है। तो पहला इस सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा, जिस हिसाब से वो कह रहा है उस हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारा सत्य, क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कहता है जितने भी पूर्णांक होते हैं वो एक क्या पूर्ण संख्या होती है, जितने भी पूर्णांक होते हैं। तो मुझे बताओ कि पूर्णांक क्या होता है, मुझे बताओ कि पूर्णांक क्या होता है, बताओ कि पूर्णांक क्या होता है, मुझे बताओ आप लोग कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक कहां से चलता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, तक मैं ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूं, बताओ। जो हमारे पूर्णांक होते हैं वो कहां से चलते हैं, जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्ण अंक होता है, यानी कि हमारे माइनस वाले भी नंबर होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी और इधर भी ऐसे चलता रहेगा, ये पूर्णांक होते हैं। और पूर्ण संख्या होती है, कहते हैं पूर्ण संख्या। अब मुझे बताओ पूर्ण संख्या कहाँ से चलते हैं, तो 0 से चलता है, 1 2 3, ये सब हमारे नंबर क्या होते हैं, ये पूर्ण संख्या। तो क्या जितने भी पूर्णांक होते हैं वो पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक जितने भी होते हैं ये पूर्णांक हैं, ये क्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं से इतना ही सिर्फ इसमें आप आ रहा है, और ये वाला पार्ट जो होता है वो पूर्ण संख्या में कहाँ आ रहा है, यानी कि पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होते। देखो ना ये कहाँ आ रहा है इसमें पूर्ण संख्या में, इसका मतलब ये बात क्या हो जाएगी, ये असत्य बात हो जाएगी, ये जो है वो असत्य बात हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, ओके, कहाँ नहीं समझ में आया बताइए, समझ में आ गया ना। बहुत ही आसान से मैं बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही सरल भाषा में आपको क्वेश्चंस में क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। जितनी भी परिमेय संख्या होती है क्या वो पूर्ण संख्याएं होती हैं? जितनी भी परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या देखो मैं कह दिया 3/4, और यहां पर मैंने ले लिया 70/10 और 9/8 ले लिया। तो देखो ये तो हमने डिवाइड किया तो 10 सत्ते 70, ये पूरा पूरा आ गया, ये पूर्णांक होता है और वैसे भी पूर्ण संख्या भी होती है क्योंकि पूर्ण कह रहा है। लेकिन मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ आएगा, यानी ये पूरा पूरा नंबर नहीं आ रहा। क्या ये पूरा पूरा नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा, ये पूरा पूरा आ गया। यानी उसने कहा प्रत्येक परिमेय संख्याएं जो होती हैं, तो जितनी भी परिमेय संख्या होती है पूर्ण नहीं होती। गलत बात है, देखो कहीं कभी कभी मिल जाएगी लेकिन हमेशा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये क्या है? असत्य बात है, सभी नहीं हो सकती हैं, सभी नहीं हो सकती हैं। तो देख लो, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल असत्य बात है, गलत बात है। और इसके बाद कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। कैसे होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज काफी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही मजे तरीके से। शुरुआत थी इसलिए बहुत कम क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग इसका एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म कर लेते हैं। क्या बात है, आपने कितना मिनट लगा? आपने 26 मिनट 38 39 40 सेकंड में खत्म कर दिया। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट। चलें नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। कोई अगर दिमाग में सवाल है, कोई क्वेश्चन है, हाँ, कोई कुछ दिमाग में गूंज रहा है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही तो खुला है। क्या आपके लिए ही तो खुला है? उसमें क्या अचार डालोगे? जाकर उसमें कमेंट करो। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज। हमको पढ़ना है एक्सरसाइज अपरिमेय संख्याओं के बारे में। पढ़ चुके थे अपरिमेय संख्याएं क्या होती थी। बताइए अपरिमेय संख्याएं क्या होती थी, हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अपरिमेय संख्याओं को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे दर्शाते थे, वो भी हमने सीखा था। अब हम सीखेंगे आज अपरिमेय संख्याओं को सरल रेखा पर रिप्रेजेंट करना सीख चुके थे, मतलब कि आज हमको सिर्फ और सिर्फ इसके एक्सरसाइज करनी है। सब कुछ मैं बता डाला हूँ, उसके बाद ही मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। तो बार बार आपसे विनम्र निवेदन बाटे कि जाइए कमेंट, मैंने एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, इंट्रोडक्शन वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप जाइए पहले उसको पढ़िए, उसको देखिए, उसके बाद ये अच्छा लगेगा तभी आपको समझ में आएगा। समझ रहे हो ना बात को? भाई जब भूख लगती है तभी तो खाना अच्छा लगता है। समझ रहे हो? तो देखो प्रश्नावली 1.2 में आ गए। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या फिर असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए क्या जितने भी हमारे प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है? सारा कुछ आपको बताना है। बताइए जितने भी हमारे होते हैं तो बता सकते हो या नहीं बता सकते हो? कहता दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण भी आपको देना। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है और वो वास्तविक संख्या होती है या नहीं होती है, तो हम आपको बता देते हैं, बता देना चाहता हूं। क्या बता देना चाहता हूं कि वास्तविक संख्याओं के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। वास्तविक संख्याओं के मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। 2 पार्ट बताए थे ना वास्तविक संख्याओं के। वास्तविक संख्याएं 2 तरह के बताया था, एक तो दशमलव वाली भी होती थी और एक बिना दशमलव वाली होती थी, है ना। बिना दशमलव, तो बिना दशमलव वाले में तुम्हारी परिमेय संख्या तो आती थी, लेकिन जो अपरिमेय संख्या आती थी वो दशमलव वाले में आया करती थी। याद है? दशमलव वाले में, दशमलव वाले के 2 पार्ट बताए गए थे, एक होता था शांत और एक होता था अशांत। याद करो बच्चा, याद करो। एक होता था शांत, एक होता था अशांत। अशांत के अंदर 2 तरह की होती थी, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो जब अशांत अनावर्ती होता था वो भी तो एक प्रकार से वास्तविक संख्या के अंदर ही आ रहा था। बताओ ये सब पार्ट इसी के अंदर तो आ रहे थे। तो इसका मतलब जितने भी अपरिमेय संख्या हो या परिमेय संख्याएं हो वो सब की सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो ये क्या है? सत्य बात कह रहा है, दिस इज ट्रू। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला बात करते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट यम के रूप का होता है।
जहां यम एक प्राकृत संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। 3 क्वेश्चन इसमें भी है। तो कहता है संख्या रेखा पर हम प्रत्येक रूट एम के रूप का होता है। जरूरी बात है क्या? ये कोई जरूरी बात है क्या? जैसा हम बात कर लेते हैं कि रूट एम के फॉर्म का होना चाहिए, तो रूट एम के फॉर्म का मतलब मैंने कह दिया यहाँ पर रूट एम के फॉर्म का, तो मैं रूट के एम के फॉर्म में तो इसको भी तो ले सकता हूँ ना, रूट 5। बताओ, रूट एम के फॉर्म में मैं रूट 5 भी तो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? मैं रूट के अंदर रूट 4 भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ? तो देखो इसका तो रूट निकल आएगा, ठीक है, लेकिन कहता है सब रूट एम के फॉर्म में होता है। तो ये वाला बताओ कहाँ रूट एम के फॉर्म का हुआ? जिसको तो हमने निकाल लिया ना, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ऐसे, लेकिन ये नहीं निकाल रहा है। तो उसने कहा प्रत्येक, तो उसने प्रत्येक लगाकर गलत कर दिया है। कुछ हो सकते हैं लेकिन सब नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। बोलो बाकी भैया की जय। अभी मत बोलो, अभी एक और बच रहा है। अगला बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, को भी थोड़ा सा जगह चाहिए, बना लेते हैं हम। देखो ध्यान से, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कहता है जितनी भी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सब अपरिमेय होती हैं। ये गलत बात है। जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती थी क्या वो सब अपरिमेय होती थी क्या? भाई वास्तविक के अंदर ही तो दशमलव वाली आती थी, बिना दशमलव वाली आती, तो जो बिना दशमलव वाली होती थी वो कहाँ होती थी? हमारी अपरिमेय। या हम बात कर लेते हैं इधर भी दशमलव वाली भी, तो उसमें जो शांत वाली होती थी वो भी तो हमारी परिमेय संख्या होती, तो अपरिमेय कहाँ होती थी? सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय वही होती थी जो कि अशांत अनावर्ती होती थी, अशांत अनावर्ती। तो इसका मतलब ये जो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये वाला भी। अच्छा, ये वाला जो आंसर लिखा गया ये इसमें का है, ठीक है ना, और ये वाला लास्ट वाले का है। तो इसमें कितने ऑप्शन सही हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन सही है एक सही है, ठीक है ना। तो अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन है, क्या बात है, दूसरा क्वेश्चन पे आ गए हो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। कहता है कि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, जितने भी धनात्मक पूर्णांक होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सब धनात्मक पूर्णांक ही तो होते हैं, उनके वर्गमूल निकालो। वो क्या अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, सब अपरिमेय नहीं हो सकते। कैसे? अगर हम बात कर लेते हैं रूट एम को, तो यहां तक का तो आंसर मैंने क्या बताया, जब उत्तर लिखोगे सॉल्व में तो लिखोगे कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। तो पहले का आंसर नहीं होता है। कैसे नहीं होता उसको भी आपको दिखाना है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या। तो सबसे अच्छा उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो यहां पर, क्या लिख सकते हो? भाई रूट 1 लिख दो, ये निकल आया 1। रूट 4 लिख दो, ये निकल आया 2। तो बताओ क्या अपरिमेय संख्या दिख रही है तुमको? कितना ही बताइए, हलवा जैसे क्वेश्चन करके हम लोग को जबरदस्ती में परेशान करता रहता। कुछ है क्या इसमें? कुछ तो कभी भी किसी को देख के, बाहर से देख कर अंदाजा मत लगाया करो कि ये अरे ये बहुत हट्टा कट्टा दिख रहा है, बहुत पहलवान होगा। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसा ही देखो ना, कुछ और लग रहा है कि बहुत कुछ हैवी बात कह रहा है, ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखो कितना आसान क्वेश्चन था। तो यही आपको करना था, एक एग्जाम्पल देना था, तो आप सिर्फ यही वाला दे दीजिएगा, बस हो गया। 2 नहीं देना था, सिर्फ कहता ना एक ऐसी संख्या के बारे में बताओ। तो हमने ये वाली संख्या ले लो, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तीसरा यहां नीचे है, तीसरे पे आते हैं। कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्या बात है, हमने इसको पिछली बार भी किया था। है? पिछली बार किए थे या नहीं किए थे? आप लोग कमेंट करके बताओ। हमने पिछली बार सीखा था रूट 2 को कैसे निकाला जाता है, रूट 3 को कैसे निकालते हैं, रूट 5 को कैसे निकालते हैं, रूट 7 को कैसे निकालते हैं, रूट 26, रूट
17 सबको हमने सीखा था कि कैसे निकाला जाता है। तो हम √5 को निकालने से पहले आपको √2 और √3 का एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो चलो इसको हम थोड़ा सा सफा करते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है। या एक काम करते हैं, सफा नहीं करते, हम सीधा सीधा हमको √5 को ही तो रिप्रेजेंट करना है। हम आते हैं पिछले वाले बोर्ड पे आ जाते हैं हम। √5 का आइए √5 के बारे में सीखते हैं कि हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। √5 को सरल रेखा कह सकते हैं, या संख्या रेखा, सरल रेखा पर प्रदर्शित कैसे करते हैं प्रदर्शित, उसी के बारे में हमको देखना है। मैंने क्या बताया था, लेकिन मैं √5 से पहले मैं कुछ आपको बताऊंगा, उसके बाद √5 पे आते हैं। सपोज करो हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस भी संख्या को मुझे रिप्रेजेंट करना होता है इस फॉर्म में हो, तो उसमें से पहले रूट के अंदर से उसमें से हमें एक माइनस करके जो आता है उसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करते हैं पहले। तो देखो यहाँ पर √2 को अगर मुझे प्रेजेंट करना है तो √2 में से मैं एक पहले घटाऊंगा तो कितना आएगा, रूट के अंदर 1 आएगा, और 1 को बाहर निकालोगे तो कितना है 1। यानी मुझे 1 पता होना चाहिए कि सरल रेखा पर कहाँ होता है। तो मुझे तो पता है ना कि सरल रेखा पर कहाँ होता है, कहाँ पर होता है बच्चों, एक लाइन खींचते हैं, ये हो गई। अब मुझे तो प्लस में चाहिए, इसलिए मुझे पता है 0, तो इधर इधर कोई नंबर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ये 1 हो गया, ये 2। तो 1 तक मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हुई 1 हो गई। और √2 प्रदर्शित करने के लिए जहाँ पर हुआ वहाँ से हमें परपेंडिकुलर खींचना होता है, तो मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दिया। परपेंडिकुलर खींचने के बाद 1 ही हमेशा कट करना है जो परपेंडिकुलर होता है, तो इसमें से 1 कट कर लोगे तो लमसम इतना है, तो ये भी इतना ही जाएगा, यानी कि ये यहाँ तक जहाँ पर जाएगा उसे हम इसको मिला देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ये b है, ठीक है। अब मुझे तो पता है ये भी 1 ही है। अब बताओ ये 90 डिग्री है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, इस प्रमेय कहती है कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, बड़ी वाली साइड को मैं कुछ मान लूं, यक्स मान लूं, चलो यक्स उसका स्क्वायर जो होता है बाकी की छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जोड़ के बराबर होता है। तो यक्स स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1। तो मुझे तो यक्स चाहिए, तो इधर 1 1 2 हो जाएगा, रूट हटता स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है। तो देखो √2 आया, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आई, ये वाली, ये जो आया ये हो गया √2। अब उसके बाद जो ये √2 आया हमको यहाँ से मेजर करना है, और एक आर्क लगाते हुए एक लाइन खींच देना। तो यहाँ पर हमने रखा और ये किया, मेजर किया। यहाँ पर आपको क्या करना है, कंपास जो आपका एक सुइया होता है, एक सुइया का नोक आपको यहाँ पर रखना है, और उसकी पेंसिल को इतना बढ़ाना है कि उसका नोक यहाँ पे पेंसिल का नोक रख जाए। रखने के बाद ऐसे रखने के बाद इसे आपको क्या करना है, ऐसे ये यहाँ पर रखा एक, और यहाँ पर रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर रखने के बाद आप क्या करना है, ऐसे खींच दोगे तो ये कहीं ना कहीं लाइन को कट करेगा। तो ये जहां पर कट करेगा वही हमारा क्या होगा, √2 हो गया। मिल गया ना, देखो √2 प्रेजेंट कैसे करते हैं, बात समझ में आई ना। तो बस हो गया, यही करना होता है, इसमें √2 आराम से प्रेजेंट कर दिया हमने। आइए √3 को भी सीख लेते हैं। अगर √3 रिप्रेजेंट करना है तो √3 का मतलब फिर वही काम, पहले इसमें से एक माइनस करते हैं, तो कितना आया √2। तो जब √2 आया तो √2 पहले मुझे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया कि √2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मैंने √2 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है ना, तो वहीं से फिर से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये खींच दिया, और एक यूनिट फिर से उसमें से कट करेंगे, जहां कट करेगा उसको यहां से मिलाते हैं। अब ये यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक की, वो कितनी है, √2 होगी, होगी कि नहीं √2, और इधर ये कितनी हो जाएगी, तो 1 ही रहेगी। अब √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वाली जो लेंथ है वो √3 आ जाएगी। अब वही चीज करना है, इसको रखोगे यहाँ पे आर्क, एक सुइया का नोक और पेंसिल का नोक यहाँ पे, इसको ऐसे खींचोगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा, वही हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में। अच्छा आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको ये कलर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब √5 का तो बहुत आसान होता है रिप्रेजेंट करना, तो आप इसको देख लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पिछली बार बताया था, लेकिन इस बार फिर से मैंने आपको बता दिया। तो आइए अब आते हैं मेन मुद्दे पर, अब आते हैं मेन बात पर जो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा है कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, √5 को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो √5 को रिप्रेजेंट करने मतलब कि पहले मैं इसमें से एक माइनस कर दूंगा, कितना आया √4, कितना आया, रूट निकालोगे तो 2, यानी कि मुझे नंबर लाइन पर पहले 2 को प्रदर्शित करना आना चाहिए। तो बहुत आसान तरीका है,
2 ये लो खींचा लाइन, ये होता है हमारा यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 होगा, ये 2 यूनिट हो गया। ठीक है, अब मुझे जरूरत है नहीं इसके लिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ 1 2, बाकी लिख दोगे तो गलत नहीं है। अब यहाँ पर मुझे पता है 2 आएगा, यहीं से मुझे परपेंडिकुलर खींचना है, ये खींच दिया परपेंडिकुलर इस लाइन पे। ठीक है, इस लाइन पर परपेंडिकुलर खींचने के बाद 1 यूनिट ही कट करना है, यानी ये कट कर लिया। जहां पर ये कट करेगा उसको इस पॉइंट से मिलाते हुए खींच देना है, उसी से यहाँ से मिलाते हुए उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये मिला दिए, ठीक है, ये मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करना है, इसको मेजर करने के बाद आपको ऐसे आर्क लगाना है, ये जहां पे कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट। है ना आसान। आपकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ थी 2, ये थी 1, और ये निकल के आ जाएगी आपकी √5। कैसे निकल के आएगी, अरे इसको b दे देते हैं नाम। हम मान लो ये यक्स है तो यक्स का बाई पे तो वही चीज लिख देना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यक्स का स्क्वायर क्या होगा, इस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमेशा इस चीज को परपेंडिकुलर से एक ही यूनिट कट करना है आपको, तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1, तो इधर तो 5 आ जाएगा, लेकिन मुझे तो ये यक्स स्क्वायर आएगा, ये भी यक्स स्क्वायर, लेकिन मुझे तो यक्स चाहिए, तो ये रूट चढ़ जाएगा 5, ये आया √5। इस तरह से √5 निकालते हैं और इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे √5 को बनाते हैं, है ना। आसान बहुत है, बस आपको इसको बढ़िया से बनाना है घर पे, कंपास वगैरह से एक सुइया की नोक वगैरह रख करके अच्छे से बनाओगे। मैंने इसको आपको बता दिया, पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो हम आपको कॉपी पे बना के भी बता देंगे, ठीक है ना। हाँ चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, वाह, एक क्वेश्चन और है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर, या यूं लिख सकते हैं कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया ये क्वेश्चन। कहता है कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया गया, आपकी कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, कागज की एक बड़ी सीट लीजिए और नीचे दी गई वर्गमूल सर्पिल विधि, कौन सी विधि, वर्गमूल सर्पिल विधि, जिसे स्क्वायर रूट स्पायरल बोला गया है, की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक लंबाई का रेखाखंड खींचिए, ओपी खींचिए। मतलब इस चीज को बनाना है, कैसे बनाना है फिर उसको देखते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर चाहें तो आप इस क्वेश्चन को नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये आपके कुछ काम का है नहीं, जो इसमें लिखा है मैं आपको समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा देख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो। वैसे मैं भी आपको इसको बताने के बाद थोड़ा सा उसके बाद मैं भी इसको छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो चीज़ हमारे काम करने उसे क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लो, ज्ञान के लिए पढ़ लो, कैसे क्या होता है ये चीज़ कैसे बनाते हैं, ज्ञान के लिए पढ़ लो। क्योंकि हर चीज़ सिर्फ एग्ज़ाम में आए ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो हमेशा वैसे ही मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप भी हमेशा पढ़ाई करो तो नॉलेज के लिए, कभी नौकरी के लिए मत पढ़ो। आपको पढ़ना है तो नॉलेज के लिए पढ़ना है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तो आप कहीं पर भी कुछ भी नौकरी, समझ रहे हो बाकी यहाँ भी आप देखो ध्यान से। हमें इसको बनाना, जैसे उसने थोड़ा सा बनाकर दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा मेरे को लग रहा है। हम क्या करते हैं, उसने ये कहा हमको इसको बनाना, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक लाइन खींचना है, इस तरह से खींच दिए। हमको 1 यूनिट की एक लाइन खींचना है, चलो ये मैंने 1 कट कर लिया, ठीक है। इसके बाद यहीं से मुझे परपेंडिकुलर खींचना है, खींच दिया। 1 यूनिट कट करना है, जहां पे कट किया मुझे ऐसे मिला देना है, ठीक है, मिला दिया। अब मिलाने के बाद ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। अब उसके बाद ये हो गया, अब उसने दे दिया, देखो नाम P1 दिया, इसका नाम क्या दिया है, इसका नाम P1। अब इसके बाद यहाँ से फिर तुम्हें 90 डिग्री खींचना है, ऐसे 90 डिग्री फिर से यहाँ से बनाओ, बनाना तो आता है ना 90 डिग्री कैसे बनाते हैं। जब 90 डिग्री बनाओगे उसके बाद उसमें से फिर से आपको 1 यूनिट कट करना है, कितना, 1 यूनिट कट करने के बाद आपको फिर से इसको ऐसे मिलाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपको इसको बढ़ाना है, इस तरह से इसको फिर से बढ़ाना 90 डिग्री। 90 डिग्री खींचने के बाद आपको, थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं तो हटाता हूँ थोड़ा सा इस लाइन को,
अब यहाँ से 90 डिग्री फिर से खींचना है, तो 90 डिग्री खींचोगे तो कुछ इस तरह से जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। आपको फिर से इसमें से 1 यूनिट कट करना है, जहाँ पे कट करेगा उसको फिर से आपको इस तरह से मिलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये 90 डिग्री बनता जाएगा, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो जाएगा, है ना, P3 हो जाएगा। आगे भी आपको इसको बनाना है तो आगे फिर से 90 डिग्री खींचोगे, 1 यूनिट कट करोगे तो ऐसे मिला दोगे तो ये P4 हो जाएगा। तो यही क्रियाकलाप आपको पूरा करते हुए ऐसे ऐसे जाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनते चले जाए, आपको यही चीज़ हर बार वर्क करना है। लेकिन ये क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। मैंने कहा था ना आपको भी थोड़ा सा बताऊंगा उसके बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि ये भी कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 को हमने अच्छे तरीके से हमने खत्म कर दिया है। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो आप उसको ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिएगा, आपके लिए ही खुला हुआ है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बस यही था इस वीडियो पे। आगे हम लोग चलेंगे, खत्म है ना, इसके बाद 1.3 जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार कैसे किए जाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हाँ, आप डेली देखते हैं मेरी 9 और 10 की दोनों वीडियो आती हैं, अल्टरनेट आती हैं। अगर आज 9 की आएगी तो अगले दिन 10 की, फिर 9 की, फिर 10 की, 9 की, 10 की, दोनों चलेगा। आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको बताओ कि कक्षा 9 और 10 की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, जल्दी से जुड़िए, शेयर कीजिए, वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। तो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, ठीक है ना। बस यही था, ठीक है। आप मुस्कुरा रहे हो बहुत ज़्यादा, हाँ। तो ठीक है, यहीं तक मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।